हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीकेएम। ओके, आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अन्य जो राजवंश हैं जो बचे हैं और कुछ कुछ प्रमुख जो राजवंश जो ज़्यादातर पुस्तकों में नहीं मिलता उसको हम आज के वीडियो में क्या करेंगे लेके कवर करेंगे। और आज के साथ छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन जो इतिहास है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आज के वीडियो के साथ वो सिरा जाएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा कौन सा आपका छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के ऊपर। ओके ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैनल जो वीडियो है उसमें जो है प्रमुखतः 4 वंश को कंप्लीट करेंगे। और 4 वंश में जो एक वंश है जिसका नाम है आपका पर्वत दारक वंश, दूसरा है आपका सैल वंश, तीसरे वंश की बात करोगे तो वो है आपका गंग वंश, और चौथा जो वंश है जिसका नाम है बाण वंश। ठीक इतना ही, तो ये 4 जो वंश है उसको हम जो है कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में क्या करना है आपको शेयर करना है। उसके अलावा अगर चैनल में नया हो तो चैनल को क्या कर दो आपका सब्सक्राइब कर देवे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कौन सा आपका पर्वत द्वारक वंश। देखो, पर्वत द्वारक वंश का जो शासन काल रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़ का आपका 5वीं से, है ना, जो 5वीं जो सदी है उस 5वीं सदी में क्या रहा आपका पर्वत द्वारक वंश का प्रभाव रहा है। ठीक है जी, कहां पर आपका छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में, तो ये रहा है कौन सा क्षेत्र में आपका दक्षिण रायपुर। दक्षिण रायपुर अगर वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में कौन सा आपका गरियाबंद। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि पर्वत द्वारक वंश की राजधानी या उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर दिया था कौन सा आपका गरियाबंद। उसके अलावा साथ में याद रखना दक्षिण रायपुर। अगर गरियाबंद नहीं दिया तब मार क्या आना है कौन सा आपका दक्षिण रायपुर मार के आना है। ठीक, और ये लोग जो उपासक थे इस वंश के जो शासक जो हुए हैं वो लोग जो उपासक थे उन उपासक जो देवी का नाम है कौन सा आपका स्तंभेश्वरी देवी। क्या नाम है, स्तंभेश्वरी देवी, ये उनके उपासक है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा शासक रहा है, मुश्किल से है ना 2 शासकों का नाम मिलता है। पहला जो शासक उसका नाम है सुमन राजदेव। सुमन राजदेव या सुमन राज, इस वंश के क्या है आपका ये संस्थापक है। तो सुमन राज जो है इस वंश के प्रथम शासक और इस वंश के क्या है आपका संस्थापक है कौन सा आपका सुमन राजदेव। इनकी माता थी और माता का जो नाम था, माता का नाम था आपका कौस्तुमेश्वरी देवी। नाम क्या था, कौस्तुमेश्वरी देवी। तो एक बार क्या हुआ, कौस्तुमेश्वरी देवी का जो तबीयत है वो अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गया, खराब हो गया, बीमार पड़ गई वो, समझ रहे हो, फीवर हो गया। क्या हो गया, फीवर। और जब डॉक्टर को बुला के लाए, मतलब उस समय के जो राजवैद्य थे जब उनको बुला के लाए तो उन्होंने क्या किया, इनका झाड़ फूक के इलाज कराया। इनके अलावा इन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरी माँ के नाम में मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ ताकि भगवान इनको क्या कर दे आपका जल्दी ठीक कर दे। तो इन्होंने क्या किया, उस समय जो है एक क्षेत्र था, गांव, जिसका नाम था देवभोग। नाम क्या था आपका, देवभोग करके क्या था आपका ग्राम। देखो, देवभोग जो गरियाबंद वाले क्षेत्र में जो पड़ता है देवभोग, उस देवभोग का नाम देवभोग इसलिए पड़ा क्योंकि देवभोग जो जगह है ना, देवभोग जो गांव है उस देवभूमि में क्या होता था, एक चावल का उत्पादन होता था। वो एक ऐसा चावल होता था जिसका प्रसाद चढ़ाया जाता था किसके ऊपर, भगवान जगन्नाथ में, है ना। देव के नाम से जो चावल रहता था उस चावल को, है ना, उस भगवान जो जगन्नाथ जो देव है उनमें भोग के रूप में चढ़ाया जाता था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया कौन सा, देव भोग। तो इन्होंने क्या किया, उस देव भोग में रहने वाले जो लोग हैं उनको इस देवभोग ग्राम को क्या कर दिया, दान कर दिया। और ये बोला कि ये मेरी माता जो है, मेरी मम्मी है, वो जल्द से जल्द क्या हो जाए आपका ठीक हो जाए, इसलिए। समझ रहे हो बात को। ओके, ये हो गया। तो इन्होंने, इनकी जो माता थी, माता का नाम था कौन सा आपका कौस्तुमेश्वरी आपका देवी। ओके, और इन्होंने क्या कर दिया, जो देवभोग नामक जो गांव था उनको क्या कर दिया, वहां के ग्रामीणों को, वहां के लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, दान में दे दिया। समझ रहा है। और देवभोग जो नाम है ये नामकरण किससे है, वहां जो मिलने वाले जो चावल है उन चावल के कारण क्या हुआ, इसका नाम पड़ा है कौन सा, देवभोग। ओके ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो अगला जो शासक आता है जिसका नाम है कौन सा आपका तुष्टिकर। शासक का नाम क्या है आपका तुष्टिकर। जो तुष्टिकर है इसके नाम से एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, 13 सिंगा। क्या नाम है आपका, 13 सिंगा करके क्या होता है आपका ताम्रपत्र मिलता है। और ये जो ताम्रपत्र मिलता है कहां पर आपका, छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो बॉर्डर के आसपास क्षेत्र है, तेल नदी जो घाटी है वहां से इनका क्या मिला है आपका ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, तो इतना जो जानकारी है ये है किसके बारे में, आपका पर्वत द्वारक वंश के बारे में। इतना है। 2 आपका राजा है, सुमन राजदेव, और दूसरा कौन सा आपका तुष्टिकर। ठीक, ये वंश हो गया आपका सिरा आ गया। अगला देखते हैं दूसरा, अगला जो वंश है जिसका नाम है आपका सैल वंश। कौन सा वंश आपका, सैल वंश। सैल वंश का जो शासन रहा है छत्तीसगढ़ में वो रहा है आपका
7वीं से 8वीं जो सदी है उस बीच में याद रखना कहीं ना कहीं सैल वंश का जो प्रभाव है वो कहां पर है आपका छत्तीसगढ़ में था, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो सैल वंश है आखिर आया कैसे, तो ये जो है मुख्यतः जब सरबपुरी जो वंश जो शासक थे, है ना, बताया था सरबपुरी वंश का जो शासक है सरबराज, है ना, तो उन्हीं के जो वंशज जो चल रहे थे तो उनका जो लड़ाई है वो दक्षिण कोसल के वंश के साथ जब लड़ाई हो रहा था बीच में, तो उन्हीं दोनों लड़ाई का फायदा उठा, होता है ना कि दो लोगों के झगड़े का जो फायदा होता है वो कोई दूसरा या तीसरा जो है ना वो उठाता है, समझ रहे हो? दो लोगों का फायदा हमेशा आता है ना, दो लोगों को नहीं मिलता, लेकिन तीसरा उसका फायदा जरूर उठाता है, और उसी का फायदा उठाया कि इन्होंने आपका सैल वंशी शासकों ने, तो इन्होंने सरबपुरी वंश, है ना, सरबपुरी जो वंश है और कोसल के जो राजा थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था उनका लाभ उठाकर इन्होंने क्या कर दिया, अपने तवे में रोटी क्या हो गया आपका सेकना शुरू कर दिया, और सेका क्या, फूल गया रोटी एकदम भाकले, कैसे भाकले। ठीक है जी, तो इनका जो सैल वंश का जो प्रभाव जो क्षेत्र था वो कहाँ था, छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी जो बेल्ट है, पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी जो हिस्सा है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र है जैसे बालाघाट वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर इनका क्या रहा है आपका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कहां पर मिलते हो, इस वंश में मुख्यतः जो है क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्षेत्र में इनका प्रभाव रहा है, तो कौन से क्षेत्र में रहा है, सैल वंश का जो प्रभाव रहा है वो रहा है आपका छत्तीसगढ़ पश्चिमी हिस्सा, मतलब राजनांदगांव, उसके साथ दूसरा है कौन सा आपका दुर्ग, और कौन सा है आपका बालाघाट। ठीक है, इतना जी, ये हो गया कुछ आपका बेसिक। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से शासक या कुछ जो शासक के नाम मिलते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो इनमें जो शासक है इस वंश के जो संस्थापक है जिसका नाम है कौन सा आपका श्रीवर्धन, वंश के संस्थापक का नाम क्या है आपका श्रीवर्धन, इस वंश के संस्थापक और प्रथम शासक रहे। इन्होंने श्रीवर्धन ने क्या किया, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, किस कौन से मंदिर का, सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने आप कराया, कहाँ कराया है ये पता नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन सूर्य मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है। चूंकि सूर्य मंदिर का निर्माण करा है इसीलिए इस वंश को बोलते हैं सूर्यवंशी। कौन सा वंशी आपका सूर्यवंशी जो वंश है वो कहा जाता है किसको, आपका श्रीवर्धन, सॉरी जो सैल वंश है उस वंश को सूर्यवंशी वंशी बोला जाता है क्योंकि सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था किसने, श्रीवर्धन ने। ओके, उसके बाद दूसरा जो शासक होते हैं जिसका नाम है आपका पृथ्वीवर्धन, फिर अगला जो शासक आते हैं जिसका नाम है आपका जयवर्धन प्रथम, जयवर्धन प्रथम। इन्होंने क्या किया था, विंध्य प्रदेश या विंध्यांचल वाला जो क्षेत्र है उनको इन्होंने क्या किया था, विजित किया था और अपने साम्राज्य में इन्होंने क्या किया था, सम्मिलित किया था। ठीक, ओके, ये हो गया आपका जयवर्धन प्रथम विंध्य क्षेत्र को जीता था। उसके बाद अगला जो शासक होते हैं जिसका नाम है आपका श्रीवर्धन, कौन सा है आपका द्वितीय, श्रीवर्धन द्वितीय आपका ये है। उसके बाद अगला जिसका नाम है आपका जयवर्धन, क्या है आपका द्वितीय, जयवर्धन जो द्वितीय है इसको इस वंश का अंतिम शासक आपका बताया गया है। ठीक है, इतना तो इतने को जो है आप और करना, 5 जो शासक है श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन प्रथम, श्रीवर्धन आपका द्वितीय और जयवर्धन कौन सा है आपका द्वितीय, और अंतिम जो शासक है, अंतिम जो राजा है उसका नाम है आपका जयवर्धन आपका द्वितीय। ठीक है, जयवर्धन जो द्वितीय है इनका क्या मिलता है आपका, हाँ यहाँ पर जयवर्धन द्वितीय का आपका जयवर्धन द्वितीय का एक ताम्र पत्र मिलता है, कहाँ से, राधौली से, कहाँ से, राधौली से, समझ रहे हो, राधौली बालाघाट। ओके, यहाँ से इनका क्या मिलता है आपका ताम्र पत्र मिला। अब इनमें से कौन सा जयवर्धन है, जयवर्धन प्रथम है या जयवर्धन जो द्वितीय है, इनके बारे में नहीं पता, लेकिन चूंकि जयवर्धन प्रथम ने क्या किया था, विंध्य वाले क्षेत्र को जीता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ताम्रपत्र है राधौली से जो ताम्रपत्र मिला है वो किसका है, तो वो है किसका, आपका जयवर्धन प्रथम का। ओके, ऐसा तो जयवर्धन द्वारा केवल जयवर्धन का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये है इन्होंने इस वंश के जो शासक थे वो उपाधि धारण करते थे, किसका, महाराजा धीराज व परमेश्वर का ये क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। ओके, तो महाराजा धीराज और परमेश्वर की जो उपाधि धारण करते थे वो कौन थे, आपका शैलवंशी शासक। ठीक, तो इतना हो गया कौन सा आपका शैलवंशी शासक, छोटा सा एकदम छोटू सा। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा आपका गंग वंश, छत्तीसगढ़ में कौन सा आपका गंग वंश। देखो गंग वंशीय जो शासक है वो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ के प्रमुख शासक है। इसके बहुत सारे अलग अलग क्या है आपका शाखा मिलते हैं, तो कुछ इस वंश के जो कुछ जो राजा है वो वहाँ से आकर यहाँ पर क्या किया है, अपना जो शासन है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या हुआ आपका चला है, ऐसा जानकारी मिलता है। समझ रहे हो आपको, ये हो गया। तो गंग वंश की अगर बात करें तो गंग वंश जो है वो 11वीं से 15वीं सदी तक
11वीं से 15वीं सदी तक इनका क्या है आपका शासन रहा है भारत में ना, छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में। और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इनका भी क्या रहा है आपका प्रभाव रहा है। ठीक, इनकी राजधानी अगर देखोगे तो राजधानी कौन सा आपका कलिंग या कलिंग नगर इनका क्या रहा है आपका राजधानी रहा है। और इनका जो प्रभाव जो क्षेत्र है एरिया, तो इनमें अगर देखोगे तो क्षेत्र है कौन सा आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, मतलब जो दंतेवाड़ा है, जो सुकमा वाला जो एरिया है, बेल्ट है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये रहा इनके प्रभाव क्षेत्र में। इसके साथ साथ कंप्लीट ओडिशा, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्र है। तो अपने को उस एरिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कहाँ से अपने को छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी एरिया जहाँ पर ये निवास किए हैं, यहाँ पर ना शासन चला है वो। ठीक है जी, इनमें अगर देखोगे तो आप ये है। अब ये आए कैसे छत्तीसगढ़ में, जब उधर अच्छा खासा खा पी रहे हैं तो इधर क्या करें। तो ये था कि इनके जब शासनकाल चल रहा था तो कई मुस्लिम राजाओं का यहाँ पर बार बार क्या होता था, आक्रमण होता था। तो ये बार बार अपने साम्राज्य का रक्षा करते थे। इनके अलावा इन शासकों में से कुछ जो है वो जो है जगन्नाथ है ना, जगन्नाथपुरी से आकर दंतेवाड़ा में आकर यहाँ पर क्या किए, आपका बसे हैं और दंतेवाड़ा में गुजर बसर करना स्टार्ट किया और अपना शासन कहीं ना कहीं थोड़ा चलाते हैं। नाम शासकों का नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मिलता है कि ये लोग क्या किए हैं आपका, अरे जब दंतेवाड़ा में आकर बसे तो इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था बाल सूर्य। ठीक है, नगर का नाम क्या था, बाल सूर्य एक नगर का नाम था। और बाल सूर्य जो नगर की स्थापना किया था, उसी बालेश्वर को वर्तमान में बोलते हैं कौन सा, बालासुर। क्या बोलते हैं आपका, बालासुर करके एक जगह का या इन्होंने क्या किया था, स्थापना आपका किया है। ठीक है, इतना ये बालासुर है ना, इतने को जो है याद रखना है। अदर फैक्ट में देखो, इस वंश में राजाओं के नाम नहीं मिलते, मतलब ऐसे राजाओं का नाम नहीं मिलता जो वाकई में छत्तीसगढ़ में रह के वाकई में इन्होंने क्या किया, शासन किया, ऐसे राजा का नाम नहीं मिलता। वैसे राजा है, खोरी खरीद है बहुत सारा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको देखेंगे। ओके, अदर फैक्ट की अगर बात करेंगे तो अदर फैक्ट में देखोगे तो अदर फैक्ट में है कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो कौन से वंश के शासक ने कराया है, तो किसने कराया है, आपका गंगवंशी शासकों ने इसका जो है आपका कराया है। ठीक है, समझ आएगी। ठीक, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण जो है वो मिलता है किसके नाम में, आपका इसके नाम। ठीक, ओके, इसके अलावा अनंग जो है, अनंग वही है। ओके जी, ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा मामा भांचा मंदिर जो एक सूर्य मंदिर है, उनके भी जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो किसने करवाया है, आपका गंगवंशी शासक। देखो आगे जाके मध्यकालीन इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे छिंदक नाग वंशी जो शासक है, चंद्रादित्य करके एक नाम मिलता है, उन्होंने क्या किया है, मामा भांचा मंदिर का निर्माण है ऐसा मिलता है। लेकिन अगर कभी आप लोग गवर्नमेंट जब कोई मेला ठेला वगैरह लगाता है, जैसे राजिम का जब मेला होता है या जब राज्य उत्सव जब होता है, तो वहां पर देखना पंडाल लगता है, पंडाल में मिलता है पॉम्पलेट। क्या मिलता है, पॉम्पलेट। ओके, उस पॉम्पलेट में देखोगे तो कुछ पुरातात्विक जो विभाग होते हैं ना, उनकी देखना जाके कभी मेला ठेला जाते हो ना, तो ऐसे जगह में जाया करो। एक एस्पायरेंट को, एक पीएससी के जो स्टूडेंट है, उनको जो है ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि ये कि कहाँ पर गुपचुप लगा है, कहाँ पर झूलना लगा है, कहाँ पर फला लगा है, कहाँ पर ढिमका लगा है। इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मतलब ये रहना चाहिए कि शासन से संबंधित कौन कौन सी योजना का जो पॉम्पलेट है वहाँ से ले जाके आप जमा कर सको। तो जो शासन द्वारा जो पॉम्पलेट जो जारी करते हैं है ना, उनके जो विभाग द्वारा, उनमें ये नाम मिला है, उनमें ये मिला है कि मामा भांचा जो मंदिर है ना, जो है ना, उनका जो निर्माण है वो कौन से वंशी शासकों के द्वारा किया गया है, वो किया गया है कौन सा, आपका गंगवंशी शासकों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के पॉम्पलेट के द्वारा या उनके जो मैगजीन जो निकालते हैं ना, उनके द्वारा। ठीक है जी। और कई ठोक में आपको मिलेगा कि गंग मामा भांचा मंदिर का जो निर्माण है वो छिंदक नाम वंशी शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस लगा दिया, मेरे को जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, ओके। चलो अगला देखते हैं, जो दंतेश्वरी जो मंदिर है, दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी जी का मंदिर है, वहां पर भगवान जो विष्णु है उनका एक मंदिर है, वहां पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने, इन गंगवंशी शासकों ने। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण कराया था किसने कराया था, गंगवंशी शासकों ने। इसके अलावा इन्होंने एक दुर्गा माता का मंदिर बनाया है जिसका नाम है पेदम्बा माता का मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है। और साथ ही साथ माणिकेश्वरी जो देवी है, इसकी प्रतिमा मिली है, इसकी मूर्ति भी जो है इस क्षेत्र से क्या हुआ है, आपका मिला है। ठीक ना, जो गंगवंशी कालीन या गंगवंश जो राजा है इनके काल का माना जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा, आपका कुछ प्रमुख जो वंश है जो ज्यादातर नहीं मिलता, पर्वतवारा, सैल वंश, और अगला है कौन सा, आपका गंग वंश। और जो वंश है जहां से इनके बाद जो
मध्यकालीन जो इतिहास जो शुरू होता है वो है कौन सा आपका बाण वंश। बाण वंश ऐसे छत्तीसगढ़ का वंश नहीं है, ये लोग वहां से दूसरे जगह से एमपी वाला जो क्षेत्र है वहां से पलायन करके यहाँ पर आपका आए हैं। तो बाण वंशी जो आपका शासक है ये लोग क्या किए थे, है ना, बाहर के क्षेत्र थे और उस समय छत्तीसगढ़ में जो शासन था किसका, सोमवंशी जो राजा थे, दक्षिण कोसल के जो शासक थे, सोमवंशी शासक, है ना जी, वहां पर जो सोमवंशी शासक थे वो लोग का राजपाट था। तो बाणवंशी जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर आए और दक्षिण कोसल के जो सोमवंशी जो राजा थे उनको पराजित करके अपना जो शासन है उन्होंने क्या किया, यहाँ से आपका प्रारंभ किया है। इनको पराजित करके अपने जो वंश का स्थापना किया था, अपने वंश का स्थापना किया है इन्होंने आपका, है ना, जिसका नाम कौन सा आपका संस्थापक थे, महामंडलेश्वर मल्लदेव। समझ रहे हो? तो सोमवंशी शासकों को पराजित करके अपनी शासन को इन्होंने क्या किया है, आपका स्थापित किया है, अपने जो राजपाट है उनको यहाँ पर आपका चलाया है। ठीक ना, ये हो गया। दक्षिण कोसल सोमवंश को पराजित करके इनकी जो जानकारी मिलता है ये मिलता है आपका पाली अभिलेख से। पाली मतलब कोरबा में एक जगह है पाली, पाली से जो अभिलेख जो प्राप्त हुए उनसे ये जानकारी आपको मिलता है इस वंश के बारे में। और इनकी जो राजधानी था वो था आपका पाली। पाली जो है उनका, पाली का प्राचीन जो नाम है वो है झांझनगर। कौन सा नगर, झांझनगर, ये पाली का प्राचीन नाम है। और ये कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर आपका कोरबा में। कौन सा, कोरबा में। इस वंश के जो संस्थापक है कौन है आपका, महामंडलेश्वर मल्लदेव। ओके, इसको बता चुका हूं मैं। अब इसके अलावा इसमें जो शासक देखते हैं कौन कौन सा शासक है, तो सर्वाधिक जो प्रतापी शासक है, ज्यादातर शासकों के नाम इसमें नहीं मिलता। जो मुख्य जो शासक है विक्रमादित्य जो प्रथम, जिसको उपनाम बोलते थे जय मऊ। नाम क्या बोलते थे, जय मऊ। समझ रहे हो बात को जी? तो ये हो गया। तो इन्होंने विक्रमादित्य पाली के शिव मंदिर का इन्होंने क्या किया, आपका निर्माण किया। पाली में एक शिव मंदिर का क्या किया, निर्माण किया, जिसको बाद में जब कलचुरी वंश आए, जब ये मंदिर जो टिड़ी बिड़ी हो गया, मतलब जर्जर हो गया, तो उनको जीर्णोद्धार करवाया था कलचुरी वंशी शासक जाजलदेव प्रथम ने। इनको इसका क्या किया था, आपका जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, ठीक है, इतने को जो है आपका याद रखना। उसके अलावा ये जो पाली के जो मंदिर है, शिव मंदिर, यहाँ पर एक काल्पनिक जो पशु है उनका क्या मिलता है, आपका चित्र देखने को मिला। काल्पनिक पशु का चित्रण मिलता है, चित्रण, जिसमें उसका जो पूरा जो शरीर है, ये गर्दन को छोड़कर जो बॉडी का जो पार्ट है वो है आपका सिंह, शेर के जैसे, और जो सिर है, मुंडी, है ना, वो जो है किसी अन्य पशु का है। ऐसा यहाँ पर चित्रण मिला है। ठीक है, इतने को जो है याद रखना। ठीक, अगला देखते हैं कि इनका युद्ध और इस वंश का पराजय कैसे हुआ। ठीक, तो हुआ तो विक्रमादित्य जो प्रथम थे, ठीक है, जब ये अपने शासन को संभाल रहे थे, तब त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे कोकलदेव प्रथम, कोकलदेव प्रथम के जो बेटे थे, अब बेटे का नाम था क्या, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय। और इसका जो पैट नेम था, उपनाम जो बुलाते थे, जिसका नाम था क्या, मुग्धतुंग करके बुलाते थे, और इनका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय। ये क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और पराजित करते हैं किसको, विक्रमादित्य प्रथम को। और विक्रमादित्य प्रथम को पराजित करके, समझ रहे, तो विक्रमादित्य यहाँ से भाग जाता है और भाग के बैकग्राउंड में क्या करता है, अपने युद्ध का वापस से तैयारी करने लगता है। जैसे यहाँ पर वो बाणवंशी जो शासक थे वो सोमवंशी शासकों को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित किया था। तो कहीं ना कहीं सोमवंशी भी एक तरफ क्या होते थे, एकदम आग बबूला हुए थे। समझ रहे बात को? कहीं ना कहीं जो सोमवंशी जो शासक थे वो लोग भी एक आग बबूला हो रहे थे, एक अलग। अब जो बाणवंशी जो शासक विक्रमादित्य उनको हरा दिया किसने, यहाँ पर कलचुरी वंश है, वो भी अलग से आग बबूला, दोनों तरफ आग आपका भड़का हुआ है। और यहाँ पर जो है शंकरगढ़ जो द्वितीय हराते हैं किसको, विक्रमादित्य आपका प्रथम को। और विक्रमादित्य को हराने के बाद शंकरगढ़ बोलते हैं तो मेरे को इस क्षेत्र में रहना नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो भाई रहते हैं, है ना, जो चचा बड़ा के जो भाई रहते हैं, काका बड़ा के जो भाई रहते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटे लोग तुम लोग क्या करो, इस क्षेत्र में अपना शासन करो। समझ रहे बात को? तो विक्रमादित्य क्या करते हैं, आपको पराजित करते हैं। ठीक है, पराजित करने के बाद शंकरगढ़ द्वितीय के जो भाई है वो इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, आपका अपना शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। शंकर, है ना, लड़ते हैं ये और राजा बनते हैं इनके भाई लोग। अब चूंकि इनके जो भाई है उनको फोकट में मिल चुका है राजपाट, समझ रहे बात को, फोकट में मिल चुका है। और एक चीज याद रखना, चाहे राजा महाराजा की बात हो, इतिहास की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, ठीक है, फोकट में मिला हुआ चाहे पैसा हो चाहे सफलता हो, वो आदमी को याद रखना हमेशा क्या करता है, बर्बाद ही करता है। समझ रहे, उसका कोई अहमियत नहीं रहता। अगर हर चीज क्या मिल जाए, आपका फोकट में अगर मिल जाए, तो संघर्ष करके जब प्राप्त करोगे ना तो उसका खुशी क्या होता है, अलग होता है। और ऐसे ही हुआ किन लोग के साथ, इन लोगों के साथ। शंकरगढ़ द्वितीय ने फोकट में बिना कोई मेहनत के दे दिया अपने भाइयों को यहाँ पर राज्य करने का शासन। अब इसका जो फायदा है ना, इनका जो फायदा है वो उठाया किन्होंने, विक्रमादित्य जो देख रहा था
कि कहीं ना कहीं शंकरगुप्त द्वितीय जब जाएंगे तो इन्होंने क्या किया, उनके जो भाई को वापस हराते हैं कौन, विक्रमादित्य प्रथम। तो विक्रमादित्य पराजित हुआ और शंकरगढ़ द्वितीय के भाई को वापस से पराजित करते हैं कौन, विक्रमादित्य प्रथम। वापस से क्या होते हैं, तो अगेन फिर से जो शासन संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, आपका विक्रमादित्य प्रथम। क्योंकि ये मेहनत करके आए भैया, कंपटीशन पेपर दिला के आए, समझ रहे हो, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से आए, नेपोटिज्म नहीं। कौन सा, मेरिट लिस्ट सिलेक्शन, समझ रहे हो, प्री मेंस और इंटरव्यू दिला गया है कौन, आपका विक्रमादित्य। और इनके जो नमूने थे वो कैसे आए हैं, समझ रहे हो जी, पहुंच से आए हैं, नेपोटिज्म से आए हैं। ठीक, ये हो गया। अब अगेन शासक बन गया कौन, आपका विक्रमादित्य। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ऐसे थे, ठीक है, ये तो यूपीएससी से आए हैं, तो उसके बाद और कुछ हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, समझ रहे हो बात को, भावनाओं को समझो थोड़ा। तो अगेन जब विक्रमादित्य जब शासक आपका बनता है, बनने के बाद नल नागवंशी जो शासक है वो आते हैं और वो हराते हैं वापस किसको, वो हराते हैं किसको, विक्रमादित्य को। अब विक्रमादित्य जो है फाइनली यहाँ पर क्या होता है, विक्रमादित्य हार जाता है और बाणवंशी जो शासक है उनका हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है। कहाँ से, इस क्षेत्र से। अब यहाँ के इस क्षेत्र के शासक जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाता है, तो वो आ जाता है किसके अधीन, आपका नल नागवंशी शासकों के अधीन जो है ये क्षेत्र आ जाता है। तो नल नागवंश अब यहाँ के क्षेत्र के शासन हो गए। अब इस नल नागवंश के ऊपर तीखी नजर रहता है किसका, हारा हुआ जो सोमवंशी जो शासक है उनका पौनी नजर रहता है किसके ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर। तो सोमवंशी जो शासक है वो वापस आके आक्रमण करते हैं किनके ऊपर, तो वो लोग आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, नल नागवंशी शासकों के ऊपर। और नल नागवंशी शासकों को पराजित करके वापस से अगेन एंड अगेन आ जाता है फिर से कौन सा, आपका सोमवंशी शासक। अब ये जो सोमवंशी शासक है इनको फिर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं कौन, कलचुरी वंश। अब कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं इनको देखेंगे, अगला स्टोरी जो है आपका मध्यकालीन इतिहास में। यहां से शुरू होता है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, और एक छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जो दीर्घकालीन जो वंश है कलचुरी वंश, उस कलचुरी वंश की सत्ता का यहां से क्या हो जाता है, आपका प्रारंभ हो जाता है। ओके जी, तो उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, इतना जो है उसको अपने फ्रिज में डाल के रखना, जमा के रखना, पिघलना नहीं चाहिए। पेपर हाल में जब गर्मी बढ़ेगा ना तब उनको पिघलाना और पूरा बाढ़ ला देना पेपर हाल में, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इतने को याद करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नई जानकारी के साथ साथ रिवाइज हुआ होगा जो पहले से जानते हैं, समझ रहे हो बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।